हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है तारीख 30 और 31। आज हम 30 और 31 दोनों की डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे फटाफट रिवीजन के माध्यम से। लेकिन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी इंपोर्टेंट होगी। साथ में आप लोगों के लिए एक बात है कि यहाँ पे जो हमारे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, यहाँ पे हम फुल डिटेल्स के साथ बात करेंगे, फुल एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे, जो कि आपको सारी चीजों का यहाँ पे ज्ञान महत्वपूर्ण रखा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे चैनल पे अगर तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारी डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट्स की लिंक है, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो सभी पे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स और इसी सब चीजों के लिए पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे, जो कि फ्री रहते हैं। आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर कटिंग रहती है जो इंपोर्टेंट रहती है। तो बेसिकली ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डलती है, तो दोनों चीजों पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज के हम यहाँ पे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से फॉर्मेट दिख रहा है करंट अफेयर्स। इसके बाद हम पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ पूरी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के हम पहले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहले करंट अफेयर्स हमारी क्या है। तो जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी शौवी जयंती मनाई गई है। कौन सी मनाई गई? शौवी जयंती मनाई गई, मतलब 100वीं जयंती मनाई गई है। किसकी? जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की बनाई गई है। तो यहाँ पे 100 बर्थ एनिवर्सरी उनकी मनाई गई है, और किसके द्वारा मनाई गई है इसको हम यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी, याद रखिए कौन है? दिवंगत है न्यायमूर्ति, मतलब कि मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं। और कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष भारतीय डाक कवर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जारी किया गया है। तो भारतीय डाक कवर जारी किया गया है उपराष्ट्रपति कहाँ के? भारत के। क्या नाम है उनका? जगदीप धनखड़ नाम है। इनके द्वारा 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किया गया। इस मौके पर राज्यपाल कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? याद रखिएगा, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अनराध भी यहाँ पे मौजूद रहे थे। कौन थे? तेलंगाना के जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं आलोक आराध, वो भी मौजूद रहे थे। साथ में राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन भी यहाँ पे मौजूद रहे थे, ठीक है। जस्टिस जो रेड्डी हैं, क्या नाम है इनका? कोंडा माधव रेड्डी। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था, और उन्होंने भारत की न्याय और शिक्षा प्रणाली को बहुमूल्य योगदान दिया हुआ था। न्यायमूर्ति रेड्डी के जीवन का केंद्रीय संदेश समाज सेवी समाजवेशी समाज है। क्या है? समावेशी समाज के रूप में इनको केंद्रीय संदेश दिया हुआ था। इन्होंने आंध्र प्रदेश और मुंबई, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। साथ में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी ये कार्यरत रहे हैं, ठीक है। तो जो माधव कोंडा रेड्डी है बहुत इंपोर्टेंट है। इनके बारे में जितनी बातें आप याद कर सको रख लो, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इन्होंने अपने साथियों के बीच मृदुभाषु, याद रखिएगा, अपने जो साथी थे उनके बीच मृदुभाषु और विचारशील, साथ में चिंतनशील व्यक्ति, न्याय की सहज भावना वाले उचित और निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये न्याय प्रिय व्यक्ति थे, न्याय को महत्व देते थे, इसलिए निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में इनको याद किया जाता है। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी को गैर हॉजकिन लिम्फोमा से पीड़ित होने के बाद 25 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था। किस चीज से हो गया था? गैर हॉजकिन लिम्फोजा से पीड़ित होने के बाद। तो इस चीज को थोड़ा सा, इसकी बीमारी को भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में इसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, तो इंपोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स है यूरोपीय संघ, मतलब कि ईयू। आप लोग पता होगा यूरोपियन संघ ऐसे लिखा जाता है। यूरोपियन संघ ईयू आयोग के पूर्व अध्यक्ष जैक्स डेलर्स को निधन हो गया है। किसका हो गया? ईयू के आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे जैक्स डेलर्स, इनका निधन हो चुका है, और इनके बारे में हम अब डिटेल से बात करेंगे। आप इनकी फोटो को देख सकते हैं, इनका नाम जैक्स डेलर्स है। अगर बात करें तो जैक्स डेलर्स यूरो मुद्रा के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। यूरो मुद्रा कहाँ की है? यूरोपियन मुद्रा है, याद रखिएगा। डेलर्स फ्रांसीसी राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे, और डेलर्स राष्ट्रपति फ्रैंकोइस और मिटरैंड के अधीन वित्त मंत्री भी रहे थे। उन्होंने 1985 से 1995 तक यूरोपीय आयोग के 8वें प्रमुख के रूप में कार्य भी किया था। याद रखिएगा, 1985 से लेके 1995 तक लगभग 10 साल यूरोपीय आयोग के रूप में 8वां इनका कार्यकाल था, कार्य किया था। इस दौरान प्रमुख घटनाओं में आम बाजार का निर्माण, सेशंगन यात्रा समझौते को इन्होंने लागू भी किया था। उनके कार्यकाल के दौरान अन्य प्रमुख घटनाओं का अगर देखा जाए तो इरासम छात्र विनिमय कार्य
क्रिम की शुरुआत की गई थी। साथ ही में यूरो को ब्लॉक के एकल मुद्रा के रूप में भी अपनाना था। तो ये इन्होंने जो कार्य किए थे वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देख लीजिए आप। और आज की जो हमारी मुख्य इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। दो फोटो लगी हुई हैं, आप दोनों फोटो को देख सकते हो। खबर है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम होगा। तो आप लोग पता होगा कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम याद रखिएगा, किसके रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर भी अयोध्या जंक्शन की जगह है। क्या चीज? अयोध्या जंक्शन की जगह है अयोध्या धाम कर दिया गया है। ठीक है, तो रेलवे का नाम भी अयोध्या धाम कर दिया गया है और इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम भी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम हो चुका है और इसकी उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा किया गया था। आप लोग को ये चीज पता होगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अयोध्या अपना पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हवाई अड्डे के चरण एक को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है, याद रखिएगा। टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा। यह सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा देने के लिए सुसज्जित भी है। इसके आंतरिक भाग को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला, पेंटिंग और भित्ति चित्रों से सजाया भी गया। तो यहाँ पे भगवान श्री राम को लेके जीवन को दर्शाया जाएगा। स्थानीय कला, पेंटिंग और भित्ति चित्रों से इनको सुसज्जित किया गया है। तो यहाँ पे आपको श्री राम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उसके अंदर ही मिल सकती है। साथ में यह टर्मिनल भवन विभिन्न सतत सुविधाओं और जैसे इंसुलेटेड छत प्रणाली, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, वर्षा जल संचयन आदि से सुसज्जित भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप की नींव भी रखी है, जिसके बनाने में 2180 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को और 2 नई अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन भी किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण लिखा, याद रखिएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा महाकाव्य जो कि रामायण लिखा गया है। भारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और भगवत गीता, आप लोग पता होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया था, जिसका नाम अब अयोध्या रेलवे जंक्शन से अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में काफी दिनों से है कि कतर कोर्ट के द्वारा 8 भारतीयों की मौत की सजा हटा दी गई है। तो आप लोग पता होगा कि कतर एक अलग देश है और इस देश ने 8 भारतीयों को, जो नौसेना के 8 भारतीय थे, मौत की सजा दी थी। लेकिन अभी हाल ही में कतर कोर्ट के द्वारा संशोधन किया गया और 8 भारतीयों की जो मौत की सजा है वो हटा दी गई है। तो अब जानते हैं क्यों दी गई थी, किस कारण से हटाई गई है, इसके बारे में समझते हैं। तो 28 दिसंबर को कतर की अपीली अदालत ने उनकी मौत की सजा को कम कर दिया है। कतर में मौत की सजा पाए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों के परिवारों को राहत प्रदान की दिशा में यह पहला लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। कतर अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है, क्योंकि अभी टोटल जो पूरा विस्तृत आदेश है वो नहीं आया है अभी, लेकिन इतना आदेश आ चुका है कि वहां की जो अदालत ने सजा को कम कर दिया है या हटा दिया है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि सजाएं कम कर दी गई हैं। कतर में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की हिरासत और गिरफ्तारी के लगभग 1.5 साल बाद मौत की सजा में बदलाव नई दिल्ली के लिए पहली कानूनी जीत है। तो यहाँ पे नई दिल्ली की पहली कानूनी जीत बताई जा रही है, क्योंकि पहले यहाँ पे दिया गया था क्या, मौत की सजा, लेकिन अभी उसको कम या हटा दिया गया है। तो ऐसी सूचनाएं मिली हैं। वहीं बात करें दोहा स्थित देहरा ग्लोबल के सभी भारतीय नागरिक कर्मचारियों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। कतरी अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ आरोपों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। उन पर इजराइल के जासूसी करने का आरोप भी लगाया गया था। तो किस मामले में उनको लगाया गया था? इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। 8 लोग इटालियन छोटी स्टील पनडुब्बी U2I2 की देखरेख के लिए डेहरा ग्लोबल के साथ अपनी निजी क्षमता में काम कर रहे थे। उनकी पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर उदयेंदु तिवारी, कमांडर शुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता,
नाविक रागेश के रूप में की गई है। जो उनकी पहचान है, ये जो 8 व्यक्ति हैं इनके रूप में पहचान की गई है। और इनका आरोप लगा था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर में, जिसके आरोप में इनको अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन पर अभी मौत की सजा को टालने की बात कोशिश की जा रही है और कहीं लगभग टाल भी दी जा चुकी है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ज्वाइन करने से आपको शॉर्ट नोट पीडीएफ वगैरह वहां पे आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 5वीं आज की हमारी करंट अफेयर्स है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। यूपी सरकार मतलब कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में हरित हाइड्रोजन नीति किस सरकार के द्वारा लागू करने की योजना बनाई जा रही है? तो आप लोगों को बिना झिझक होकर टिक लगा के आना है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। और किस चीज के लिए? स्वच्छ ऊर्जा के लिए याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा अब बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने बताया कि हरित हाइड्रोजन नीति के निर्माण में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य को समझें तो इस उभरते क्षेत्र में लगी कंपनियों को प्रोत्साहित करना है, सुविधाओं को प्रदान करना है, जिसके इसके विकास में तेजी लाने के लिए अधिकतम सहायता प्रदान की जा सके। 25 दिसंबर को हुई बैठक में नीति मसौदे की व्यापक समीक्षा के दौरान सीएम आदित्यनाथ ने निवेशकों को और हितधारकों को साथ परामर्श किया है और सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो निवेशक हैं और हितधारक हैं सर्वोपरि हैं, उनके महत्व को जोर दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, विकास में तेजी लाई जाएगी, अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को उन्होंने लागू किया है। तो कौन सी सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। साथ में यो आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की सुविधाओं के लिए भी कई सहायता उपायों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस भूमि का प्रावधान अतिरिक्त लाभ जैसे स्टाम्प शुल्क, बिजली शुल्क से छूटी, पूंजी और ब्याज सब्सिडी शामिल है। तो यहाँ पे क्या क्या शामिल है? भूमि के प्रावधान की अलग बात की जा रही है, स्टाम्प शुल्क में वहां पे छूट जाएगी, बिजली शुल्क में छूट जाएगी, पूंजी और ब्याज में सब्सिडी भी शामिल की गई है। ऐसे उपायों का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो हरित हाइड्रोजन पहल में निवेश करने वाली संस्थाओं के लिए जो परिचालन परिदृश्य को मजबूत, जो ऑपरेशनल परिदृश्य है, ऑपरेशन एप्लीकेशन है, उसको मजबूती प्रदान करना है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन गैस को संदर्भित करता है। तो किस माध्यम से? ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस नामक, याद रखिएगा ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसके माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन गैस को संदर्भित करता है, जहां पर पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाएगा। तो ये जो इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा आप लोग पता होगा एक ये नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय स्रोत है। तो इससे उत्पन्न बिजली पैदा यहाँ पे बात की जा रही है कि पैदा की जाएगी। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो पूरी डिटेल से बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए कुछ भी ना छूट पाए, तो आप सोचिएगा डिटेल से कितना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अल्फा बहुत इंपोर्टेंट है। अल्फा असम सरकार और केंद्र के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो अल्फा असम सरकार और केंद्र के बीच, तो यहाँ पे 3 के बीच किया जा रहा है। अल्फा के बीच किया जा रहे हैं, असम गवर्नमेंट की सरकार के साथ किया जा रहे हैं और सेंट्रल के साथ किया जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी रहती है, कहीं ना कहीं हिंसक झड़पें कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो समझते हैं अल्फा क्या है, इसको समझेंगे और क्यों किया जा रहा है इसको समझेंगे। केंद्र असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये जो पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, अल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थायी शांति लाना है। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में, याद रखिए कहां के नॉर्थ ईस्ट में? भारत के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थायी रूप से
शांति प्रदान करना है, शांति लाना है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है, अगर बार बार ये चीजें होती रहती है, झड़पें होती रहती हैं, कहीं ना कहीं ये तनाव स्थिति महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश यहाँ पे निवेश करने से कतराने लगते हैं। तो इसीलिए केंद्र सरकार, असम सरकार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अर्थात अल्फा के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। समझौता ज्ञापन पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। आपको पता होगा कि भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, और इन्हीं के जो निर्देशन में या फिर कह सकते हैं कि मौजूदगी में यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम संक्षेप में अल्फा का वार्ता समर्थक गुट समझौते का हिस्सा होगा। अरविंद राजखोवा की अध्यक्षता में अल्फा के वार्ता समर्थक गुट के 1 दर्जन से अधिक शीर्ष नेता शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान उपस्थित थे। तो अरविंद राज रोखोवा थे वो, उनकी अध्यक्षता में अल्फा के साथ वार्ता की गई है और उनके समर्थक में दर्जन भर लोग यहाँ पे शामिल थे और वहां पे हस्ताक्षर किए गए। साथ में परेश बरुआ के नेतृत्व में, याद रखिएगा कौन से? परेश बरुआ के नेतृत्व में अल्फा का कट्टरपंथी गुट समझौते का हिस्सा नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है, जो परेश बरुआ के नेतृत्व वाला अल्फा कट्टरपंथी गुट है वो इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है। सरकार की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब कि आईवी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और पूर्वोत्तर मामलों में सरकार के सलाहकार AK मिश्रा अल्फा गुट से बात कर रहे हैं। राजखोवा के नेतृत्व वाले अल्फा गुट ने 2011 में केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी थी, और सोचिएगा 2011 से आज 2023 हो रही है, अब जाके अंतिम रूप से वहां पे समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुए। उसमें भी एक कंटरपंथी जो गुट है परेश बरुआ का, उन्होंने अभी समझौता पे शामिल नहीं हुए। अल्फा का गठन की बात किया तो 1979 में हुआ था, और केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। तो इनका गठन 1979 में हुआ और 1990 में केंद्र सरकार के द्वारा इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये अल्फा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक हो सकता है आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना सिंह, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मैडम है ये। नीना सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब कि CRPF की पहली महिला निदेशक बनी हुई है। किसकी बनी है? CRPF की नीना सिंह बनी हुई है, पहली महिला महानिदेशक के रूप में कार्यरत हुई है। इनके बारे में जानते हैं, और पहली महिला है तो इनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। सरकार ने नीना सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब कि CRPF का महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की हुई है। वह राजस्थान कैडर से, याद रखिएगा कहां के कैडर से? राजस्थान कैडर से 1989 बैच की IPS अधिकारी है। कौन है? एक IPS अधिकारी है, और CISF में स्पेशल DG के रूप में पद पर कार्यरत थी। नीना सिंह CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी थी, और उन्होंने 2013 और 2018 में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में भी कार्य किया हुआ है। तो ये CBI में भी कार्य कर चुकी हैं, ये DG की पद पर भी रह चुकी हैं, IPS के पद पर रह चुकी हैं, और अभी इनको CRPF का महानिदेशक के बल पर नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोनों व्यक्ति किया गया है, एक पुरुष को एक महिला को। तो यहाँ पे अनीश दयाल को भी किया गया है महानिदेशक के नियुक्त में, और नीना सिंह को भी किया गया है। वहीं राहुल रसगोत्रा की बात की जाए, भारत तिब्बत पुलिस बल ITBP, क्या कहते हैं? ITBP का पुलिस महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वहीं विवेक श्रीवास्तव को महानिदेशक के रूप में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड नामित किया गया है। तो विवेक श्रीवास्तव, राहुल रसगोला, इन सब के बारे में आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये पहली बार कुछ जो पोस्टें होती हैं वो इंपोर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे हम कुछ राइस की बात करेंगे, चावल की बात करेंगे, जो चावल हमारा इंपोर्टेंट है। सरकार ने FCI का चावल ब्रांड भारत ब्रांड के तहत बेचेगी। तो FCI का जो चावल है वो किस तहत? भारत ब्रांड के तहत, याद रखिएगा भारत ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। जानते हैं क्या है भारत जो चावल है वो क्या है? क्या महंगाई बढ़ेगी इससे? क्या महंगा होगा? क्या होगा? इसके बारे में जानते हैं। तो चावल की महंगाई पर काबू पाने के लिए, याद रखिएगा महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार FCI के चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, लेकिन रियायती दर अभी तय नहीं हुई है।
महंगाई पर काबू करना है, लेकिन अभी इनने रेट को लागू नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है, और जिस नाम से चावल आएगा वो भारत ब्रांड के नाम से चावल आएगा। खुले बाजार बिक्री योजना मतलब कि OMSS, याद रखिएगा, OMSS खुले बाजार बिक्री योजना के तहत ई नीलामी के माध्यम से FCI चावल की बिक्री के माध्यम से घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देकर खुदरा चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के मंत्रालय के प्रयासों को कमजोर प्रतिक्रिया मिली हुई है। जो OMSS के तहत भारतीय खाद्य निगम मतलब कि FCI 29 रुपए प्रति किलोग्राम के आरक्षित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मतलब कि क्वालिटी पूर्ण, क्या है, क्वालिटी पूर्ण चावल की पेश कर रहा है। तो 29 रुपया प्रति किलोग्राम, याद रखिएगा, 29 रुपया प्रति किलोग्राम जो FCI है तो क्वालिटी के साथ समझौता ना करते हुए आरक्षित मूल्य पर पेश करने की यहां बात करी है। तो किस नाम से? भारत नाम से। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम में आएगा तो आप बता सकते हैं। साथ में मंत्रियों के समूह ने तय करना है कि भारतीय चावल को समान दर पर बेचा जाए और कम दर पर, ठीक है, समान दर पर बेचा जाए या फिर कम दर पर। सरकार पहले ही दुकानों के माध्यम से भारत ब्रांड के तहत गेहूं का आटा, दालें बेची रही है। तो अभी भारत में क्या है, भारत ब्रांड के नाम से दो चीजें बिकी रही है। क्या क्या बिक रही है? गेहूं बिक रहा है, गेहूं के साथ साथ दालें भी बिक रही हैं, और अभी क्या बेचने की बात की रही है? अब चावल बेचने की बात की जा रही है। तो तीनों चीजों की भारत ब्रांड के नाम से बेचेंगे तो वो समान दर है, या तो उस समान दर पे बेचेंगे या तो उस समान दर से कम दर पर बेचेंगे, जिससे कि जो मार्केट में जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, आपका महंगाई है, उस महंगाई को कम किया जा सके, उसके मूल्य को नियंत्रण किया जा सके, इसीलिए इसको समान दर या कम दर पर बेचने की बात की जा रही है। साथ में दुकानों का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ मतलब कि नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ मतलब कि NCCF और केंद्रीय भंडार के द्वारा किया जा रहा है। तो दुकानों का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो नाफेड के द्वारा, NCCF के द्वारा और केंद्रीय भंडार के द्वारा किया जा रहा है। साथ में FCI इस साल अब तक OMSS के तहत केवल 3.04 लाख टन चावल बेच पाई है। कितना बेच पाई है FCI? 3 लाख के आसपास लगभग चावल बेच पाई है। तो ये भी अच्छी है, नेगेटिव भी है, दोनों बातें रहती हैं, इसको समझिएगा। गेहूं के मामले में नोडल एजेंसी OMSS के तहत 82.89 लाख टन गेहूं बेचा गया है। चावल की मुद्रास्फीति साल दर 13% है। सरकार 2024 के आम चुनावों से पहले खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित है। तो बात की जा रही है जो कीमतें बढ़ रही हैं उस कीमतों को लेकर, किसके? चुनावों को लेकर, याद रखिएगा, कीमतों को लेकर भी और चुनावों को लेकर भी सरकार चिंतित है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो वोट भी महंगा होता चला जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको नजरअंदाज न करते हुए देखते चलना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। भारत ने 2023 में रिकॉर्ड 204 बाघ खो दिए हैं। कितना बाघ खो दिए हैं? 204 बाघ खो दिए हैं भारत ने। तो भारत ने 204 जो बाघ खोए हैं ना, इस टॉपिक पर मेरी पैसिफिक वीडियो बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में या तो पॉपअप आ रहा होगा, क्लिक करके देख लो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस लिंक पर भी जाके देख लो कि साल 2004 में बाघ मर गए। क्यों मरे, क्यों खोए, कहां से खोए हैं, कितने राज्यों ने खोए हैं, क्यों खो दिए, इसके लिए क्या योजना बनाई जा रही है, तो पूरी डिटेल से उस टॉपिक पर वीडियो पे बात है। तो 13 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट की, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो भारत ने 2023 में रिकॉर्ड 2004 बाघ खो दिए हैं, और भारतीय वन संरक्षण सोसाइटी क्या कर रही थी, तो इनके बारे में आप थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जाता है, आप लोग पता होगा। बात करें भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में 204 बाघों की मौत हुई है। बाघों की सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में की गई हैं, 52। इसके बाद मध्य प्रदेश में 45, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कितनी? महाराष्ट्र में 52, वहीं मध्य प्रदेश में 45, वहीं उत्तराखंड की बात करें 26, वहीं तमिलनाडु और केरल की बात की जाए तो 15, याद रखिएगा, वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो 13, उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड में 26, तमिलनाडु केरल में 15, कर्नाटक में 13। भारत में बाघों की संख्या मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश में 7 मौतें दर्ज की गई हैं, बिहार और छत्तीसगढ़ में 3 मौतें,
आप समझ रहे हो, आंकड़ा देख रहे हो। महाराष्ट्र में 52, मध्य प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 26, केरल तमिलनाडु 15, कर्नाटक में 13, उत्तर प्रदेश में 7, बिहार और छत्तीसगढ़ में 3-3 मौत दर्ज की हैं। अब इन इन किन किन तरीके से मौतें की गई हैं, किस किस कारण से मौतें की गई हैं, इन सब के बारे में तो आपको दोस्तों एक वीडियो देखनी पड़ेगी ना स्पेसिफिक उस टॉपिक पे, तो देखिएगा। ठीक, भारत में 79 जो बाघों की मौत का कारण है वो प्राकृतिक और अन्य कारण से हुआ है। वहीं 55 बाघों की मौत अवैध शिकार के कारण हुई है, जबकि 46 बाघों की मौत आपसी लड़ाई के कारण हुई है और बचाव उपचार के कारण 14 बाघों की मौत हुई है। याद रखिएगा, 2018 से 22 तक अगर बाघों की आबादी देखी जाए तो 200 की वृद्धि हुई है। वहीं अगर 2022 में भारत में बाघों की संख्या बात की जाए तो 3167 है। टॉपिक पे पूरी वीडियो बात करेंगे 2023 के आंकड़ों के साथ, पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिए। आज की हमारी अंतिम वीडियो की बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा, नोटिफिकेशन पे आप लोगों ने पाने के लिए साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लिया होगा सोशल साइट पर, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स मिलते रहे। ये देखो हमारी वीडियो बनी है, ये पीछे पोस्टर लगा है, साल 2023 में 204 बाघों की मौत, इस पे पोस्टर बना हुआ है, देखो यूपीएससी नेट पे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इस पे जो मृत्यु हुई है पूरी वीडियो है पैसिफिक, उस पे देखिएगा। आज की हमारी जो करंट अफेयर्स, अंतिम करंट अफेयर्स, अमोनिया गैस रिसाव की घटना में चेन्नई की एन्नोर को हिलाकर रख दिया। अमोनिया की जो घटना हुई है, किसकी, अमोनिया की, याद रखिएगा, अमोनिया की जो घटना हुई है तो चेन्नई की एन्नोर को ऐसा क्या हो गया जो हिलाकर रख दिया गया है। क्या पूरी घटना दुखद है, इसकी टोटल बात हम करते हैं। उत्तरी चेन्नई के एन्नौर में एक उर्वरक विनिर्माण इकाई से अमोनिया गैस लीक हो गई। कौन सी, अमोनिया गैस। आप समझते हैं अमोनिया कितना हानिकारक गैस होती है। उर्वरक जो क्या है, आप कमेंट करके बताओ उर्वरक क्या है। ठीक, विनिर्माण इकाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग इकाई से निवासियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मतली का सामना करना पड़ा। 50 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों की निगरानी में रखा गया है। साथ में विशेषज्ञों द्वारा 20 मिनट के भीतर गैस रिसाव बंद कर दिया गया। तो जो वहां पे विशेषज्ञ थे उन्होंने 20 मिनट के अंदर ही गैस रिसाव को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, उनका जी घबराने लगा, अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा, साथ में एन्नौर को हिला कर रख दिया। सरकार की ओर से तकनीक समिति का गठन कर दिया गया है, जिससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञ और राज्य के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हैं। अमोनिया, जिसको हम NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनी एक तीक्ष्ण गैस होती है। तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा बनती है और यह एक तीक्ष्ण गैस होती है। साथ में एक परिचित हानिकारक गंध वाली जहरीली गैस भी होती है। यह पौधे, पशु, पदार्थ, आवासीय क्षय से उत्पन्न प्राप्त होता है या होती है। उच्च तापमान दबाव पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के माध्यम से अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग मानक इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग भी बता दिया है, हानिकारक बता दिया है, सारी डिटेल से बात बता दी है, आपके सामने पूरी बात है, आपको रिपीट करना है, याद करना है, रिवीजन करना है, इससे आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो कहीं ना कहीं आप लोग चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।